जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 22 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से आपको कॉपी लिखना है ताकि एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स ना काटे, प्लस आपकी कॉपी भी कभी भी रद्द ना हो और आपको फुल मार्क्स मिले। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि एग्जाम में हमें कॉपी किस तरीके से भरना है। तो आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन पेपर ले लिया है। मान लीजिए 2024 का मॉडल पेपर ही है, ठीक है ना, जिसको मैंने प्रिंट करवा लिया है। और यहाँ पर मैं इसी के एक एक क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम में आपको सॉल्यूशन करना है पूरा डिटेल में इस कॉपी में भर करके बताऊंगा ताकि आप सभी का एक एक डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर जो है ये हाई स्कूल का है, लेकिन यहाँ पर कॉपी जो है इंटरमीडिएट की है। तो यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ है कि आप कॉपी चाहे इंटरमीडिएट की हो हाई स्कूल की हो, थोड़ा सा अंतर रहता है। देखिए यहाँ पर जो इंटरमीडिएट एग्जाम लिखा हुआ है ना, हाई स्कूल की कॉपी में यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा लिखा रहेगा, बस बाकी पूरा सेम चीज़ रहेगा, ठीक है ना, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। सेम ऐसे ही हाई स्कूल की कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी। देख सकते हो ये कॉलम सब आपकी कॉपी में रहने वाले हैं और इस तरीके की कुछ कॉपी आपकी होगी, ठीक है ना। देख सकते हो पूरी कॉपी को कैसे भरना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका मुख्य प्रश्न कैसे भरना है। यहाँ पर देखिए इधर के खानों की टेंशन मत लो, ये सब आपके एग्जामिनर जांचेंगे आपकी कॉपी को, तो ये भरेंगे कि किस क्वेश्चन में आपको कितने अंक मिले हैं, ठीक है। इसलिए इन बॉक्सेस की टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको इधर भरना है। देखो ऊपर यहाँ पर जो जहाँ पर आपका सेंटर जाएगा वो खुद करके देंगे, ठीक है ना, अपनी मुहर और यहाँ पर अपना साइन वगैरह वो सब करके देंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी को देखिएगा यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यहाँ पर आपको अपना अंकों में अनुक्रमांक भरना है। कैसे भरना है मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। जैसे इनका अनुक्रमांक देखो तो 2 1 1 5 1 1 5 4 1 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग इसको करोड़ अरब खरब में बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, नहीं तो नहीं, यहाँ पर जगह बहुत कम है और यहाँ पर जगह आपके लिए कम पड़ जाएगी और एग्जाम में आपकी कॉपी यहीं से ही खराब हो जाएगी। तो देखिए रोल नंबर लिखने का करेक्ट तरीका क्या है। यहाँ पर आप लोग एक एक अक्षर को, जैसे 2 लिखा हुआ है ना, सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमांक आपको अंकों में लिखना है। तो इसी चीज़ को सेम टू भर दो। जैसे यहाँ पर देखिए 21 15 है, ठीक है। उसके बाद है 11, ठीक है ना, तो 11 लिख दो। 11 लिख दिए। उसके बाद 54 12, ठीक है, तो 54 12 लिख देते हैं, ठीक है ना, 54 12। इस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है। देखिए जेल पेन का यूज नहीं करना है, यहाँ पर भी मैं जेल पेन का यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल पेन है, ठीक है ना। उसके बाद इस यही जो रोल नंबर आप लिखे, अनुक्रमांक का मतलब ही रोल नंबर होता है, ठीक है। अब ये रोल नंबर आप जो लिखे हैं इसी को आपको शब्दों में लिखना है। कैसे, जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे, फिर एक कामा लगाएंगे। 1 लिखा हुआ है 1 लिख देंगे, फिर एक कामा, फिर 1 लिख देंगे, फिर कामा। 5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक है, फिर कामा, फिर उसके बाद 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर कामा, फिर 1 लिख देंगे, ठीक है, फिर कामा। 5 है तो 5 लिख देंगे, फिर कामा 4, ठीक है, 4 के बाद फिर कामा 1 और उसके बाद 2। इस तरीके से आपको अपना अनुक्रमांक एग्जाम में लिखना है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका फिट हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखो विषय एवं प्रश्न पत्र कॉलम में आपको क्या क्या ध्यान देना है। विषय यहाँ पर लिखना है, जैसे हमारा हिंदी है तो यहाँ पर सिंपल सा आप लोग हिंदी लिख देंगे, इंटरमीडिएट वाले यहाँ पर सामान्य हिंदी लिखेंगे। प्रश्न पत्र में आपको लिख देना है केवल 1। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि कितने पेपर है, तो भाई पेपर तो हमारा 1 ही है तो केवल 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यहाँ पर विशेष ध्यान देना। अगर ये गलत हुआ तो समझ लो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर 801 डीजी लिखा हुआ है और आपने 801 पीजी वगैरह या कुछ एबीसीडी वगैरह कुछ दूसरा लिख दिया तो एग्जामिनर नहीं समझ पाएंगे कि आपने पेपर के किस सेट का सॉल्यूशन किया है, ठीक है ना। इसलिए इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ पर भरना है। 801 और कोष्ठक में डीजी, ठीक है, ऐसे ही आपको शुद्ध अक्षरों में लिखना है कि स्पष्ट दिखता रहे, ठीक है। उसके बाद परीक्षा का दिन, परीक्षा का दिन जैसे आपका कौन सा होगा 22 फरवरी को आप लोग देख लेना कौन सा दिन पड़ता है, उसी दिन का नाम आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। सोमवार मंगलवार जो भी पड़े आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूँ कि मंगलवार पड़ेगा, बाकी क्लियर मुझे नहीं है, आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ पर दिन का नाम लिख देंगे। और देखिए दिन का जो है ना एग्जाम पर बहुत डाउट होता है, जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर ये होता है भाई आज कौन सा दिन है, तो इसलिए घर से एक बार आपको दिन देख के जाना है कौन सा दिन है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे परीक्षा की तिथि, तो परीक्षा की तिथि में आपको कैसे लिखना है, 22 फरवरी ऐसे लिख देना है, ठीक है। 22 फरवरी और 2023, ठीक है, या 24 में होगा तो 2024 आप लोग लिखेंगे और पाली और आबलिक लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पाली, ठीक है। इंटरमीडिएट वाले द्वितीय पाली लिख देंगे, हाई स्कूल वाले प्रथम पाली, ठीक है। उसके बाद केंद्र का नाम यहाँ पर अपने जहाँ पर आपका सेंटर गया है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए राजकीय इंटर कॉलेज में लिख देता हूँ, ठीक है ना, राजकीय इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज
ऐसे ही आपको लिखना है और बाकी जहाँ का हो कॉलेज, जैसे मऊ में लिख देता हूँ, ठीक है, मऊ, इतना आपको लिखना है, ठीक है। ये प्रवेश पत्र में केंद्र का नाम दिया रहता है, सेम यहाँ पर छाप देना है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद अब चलिए पेपर को खोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2024 का ही मॉडल पेपर है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको एक OMR सीट वहाँ पर दी जाएगी। तो OMR सीट भरना हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर हम आपको इसके आगे के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। आप लोग देख सकते हो टोटल 20, ठीक है ना, टोटल 20 आपको मिलेंगे OMR के क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पर देखिएगा खंड बा आपका जो आएगा, इसमें आपसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा खंड बा में आपका वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो यहाँ पर 2 गद्यांश हैं, किसी एक का आपको हल करना है। जैसे यहाँ पर पहला देखो तो ये ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, यानी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से चैप्टर का है। और दूसरा है मानव मन में सदा से ही अज्ञात रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है, ये पानी में चंदा चांद पर आदमी चैप्टर का है, जयप्रकाश भारती का। तो मान लो दोस्तों कि आपको पहला आता है, मान लो कि आपको पहला सॉल्व करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए कॉपी पर आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको कॉपी को ओपन करना है, फर्स्ट पेज, और यहाँ पर इधर, ठीक है ना, एक पटरी के इतनी एक पटरी आप लोग रख लेना है और एक पटरी की चौड़ाई पर आपको हाशिया खींचना है नीचे तक, ठीक है। डबल लाइन है, इस प्रकार खींचना है। और ध्यान देना है लाइन के इधर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, लाइन के इधर आप कुछ नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे जो भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे आप लोग खंड बा कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर खंड बा ऊपर हाईलाइट करके लिखेंगे और स्केच का यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही डार्क ब्लैक पेन आपको लेकर के एग्जाम में जाना है, ऐसे लिख के नीचे डबल अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। अब देखिए खंड बा में हम पहला प्रश्न कर रहे हैं, तो पहला प्रश्न यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल दिए। अब उसके बाद इसमें भी 2 खंड हैं, यानी कि पहला ईर्ष्या वाला है और दूसरा मानव मन में है। तो अब हम क्लियर करेंगे कि आखिर हम किस गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ईर्ष्या का यही एक तरफ लिख देंगे, ठीक है, ईर्ष्या का यही, और लास्ट के 2-3 शब्द जैसे भोगनी पड़ती है, इसको दूसरी तरफ लिख देंगे। इससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई स्टूडेंट ने पहले वाले गद्यांश का आंसर किया है, ठीक है। ऐसे आप लोग एग्जामिनर को क्लियर बताएंगे, ठीक है, कि हम कौन सा कर रहे हैं, फिर डैश डैश कर देंगे। उसके बाद अब क्वेश्चंस पर आ जाइए। जैसे प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे ही लिख देंगे, पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर। सिंपल सा, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कई लोग कहेंगे क्या हम यहाँ पर संदर्भ लिख सकते हैं, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चीज़ आपसे पूछी गई है वो बताओ, फालतू लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी यहाँ से यहाँ तक रेखा खींची गई है, तो इतने की हमें केवल व्याख्या करनी है। तो जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। तो इसकी व्याख्या आप लोग कैसे लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे लेखक कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के अंदर एक दूसरे से जलन का भाव उत्पन्न हो जाता है, वह अपने पास उपलब्ध सभी सुख को तुच्छ मानने लगता है और उससे सुख नहीं प्राप्त कर पाता। साथ ही वह दूसरे व्यक्तियों के पास उपलब्ध चीज़ों को देखकर अपने मन में दुखी होता है। सिंपल सी बात, ठीक है। मनुष्य के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होने से क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, तो अब अगला क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, वह अपने पास मौजूद चीज़ों से सुख नहीं उठाता बल्कि दूसरों के पास मौजूद चीज़ों से दुख उठाता है, यही ईर्ष्या का दुष्प्रभाव होता है, ठीक है। इतना आपको लिखना है और पूरे 6 अंक आपको मिलेंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से यानी दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। बह चला द्रगों से किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार, ये आपका पहला पद्यांश है, ठीक है। और अगले पेज पर चलते हैं, यहाँ पे आपका दूसरा है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णवपोत उठाकर पहुंचाया करते थे प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। तो अब मान लो कि आपको कौन सा आता है, दूसरा आता है, ठीक है। तो आप लोग करेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 2 सबसे पहले डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी भाई 2 क्वेश्चन है, यानी 2 पद्यांश दिए हुए हैं, तो हम क्लियर कैसे करेंगे कि हम कौन सा कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे सागर निज छाती, दूसरी तरफ इनके तट पर, ठीक है। सागर निज छाती यानी शुरू के 3 शब्द और लास्ट के 3 शब्द डैश डैश कर देंगे। अब यहाँ के इसके नीचे क्वेश्चंस देखिए, उपर्युक्त पंक्तियों का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है।
अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जितने में लाइन खींची गई है उतने की व्याख्या लिखना है। यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और इस तरीके से पूरी व्याख्या आप लोग लिख देंगे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। ज़्यादा नहीं लिखना, पूरे की मत लिखना, नहीं फालतू आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा किनका वर्णन किया गया है। तो सिंपल सा तीसरा नंबर डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा पूर्वजों का वर्णन किया गया है। ध्यान देना, हाशिया के बाएं तरफ आपको कुछ नहीं लिखना है, सब चीज़ें दाएं तरफ आपको लिखना है, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तीसरे प्रश्न में मान लो कि आपको पहला वाला आता है, ठीक है ना, पहले वाले का सॉल्यूशन आपको करना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालेंगे, ठीक है। उसके बाद शुरू से जैसे नागरिका बहुकालम यावत, तो शुरू के दो शब्द लिखेंगे, नागरिका बहुकालम, और लास्ट के 10 से रूप्यकाणि दत्तानी, ठीक है ना, लास्ट के 2 शब्द। इससे क्लियर हो जाएगा कि दोनों में से हमने किस गद्यांश को सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद देखिए ससंदर्भ कहा गया है, यानी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। तो सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड में, हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और इसका पूरा हिंदी अनुवाद इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा जो है इसी तरीके से आपको सेम टू सेम लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद आपको करना है, या फिर हिंदी में व्याख्या लिखने के लिए भी आपको कहा जा सकता है। तो अब अगर आपको 2 में से कोई भी आता है तो कैसे इसको करेंगे, ठीक है ना, इसमें भी सेम टू सेम वही रूल लगेगा जो उसमें हुआ था, ठीक है ना, वैसे ही इसमें भी करना है, यानी जो आपको आता हो उसे आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 4 किया है, ठीक है ना, प्रश्नोत्तर संख्या 4 हेडिंग डाल दिया, और देखिए इन्होंने कौन सा किया है, नीर क्षीर विवेके हंसा लस्यम त्वमेव तनुषे चेत्र, ठीक है। तो एक तरफ इतना लिख दिया और लास्ट तरफ पालस्थिति का है, यानी लास्ट के 2 शब्द लिख दिए, फिर डैश डैश, यानी सेम रूल एंड रेगुलेशन चलेगा। संदर्भ भी आपका पूर्वत, यहाँ पर संदर्भ देखिए ऐसे ही आपको एग्जाम में संदर्भ हेडिंग डालना है। और देखिए और यहाँ पर श्लोक की व्याख्या करते समय आपको प्रसंग हेडिंग भी अपने आप से डालना है, ध्यान दीजिएगा, प्रसंग भी लिखना है इसमें, ठीक है। और हिंदी अनुवाद आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे इन्होंने किया है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को श्लोक वाला प्रश्न सॉल्व करना है। अगला देखो, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अब देखिए चरित्र चित्रण वाला प्रश्न इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। 5वां प्रश्न तो देखिए इन्होंने लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 5, ठीक है। अब इनके जिले में जो स्वपठित खंड काव्य है, जैसे जय सुभाष खंड काव्य चलता है, तो इन्होंने जय सुभाष खंड काव्य करके हाईलाइट कर दिया कि हाँ भाई ये खंड काव्य हमारे जिले में चलता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कहा गया है कि प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, तो इन्होंने लिख दिया कि जय सुभाष खंड काव्य के प्रमुख पात्र यानी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण इस प्रकार है, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है, जो प्रमुख पात्र हो पहले बताना है कि हाँ ये हैं और इनका चरित्र चित्रण इस प्रकार है। अब देखो देखने वाली बात ये है कि इस क्वेश्चन 3 नंबर का है में कितना इन्होंने लिखा है, ठीक है ना, कितना आपको लिखना चाहिए। देखो इतना इन्होंने सबसे पहले पेज पर लिखा, ठीक है। उसके बाद देखो ये रहा आपका दूसरा पेज, यहाँ पर भी देखिएगा अलग अलग हेडिंग डाल करके आपको चरित्र चित्रण करना है। प्रत्येक खंड काव्य को मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद देखिए इन्होंने अगले पेज पर भी इतनी हेडिंग्स लिखी हैं, ठीक है ना। निष्कर्ष हेडिंग में लिखा है इनके अतिरिक्त सुभाष में अनेक आदर्श गुण थे जिनके आधार पर उनके महान व्यक्तित्व और महान चरित्र का परिचय मिलता है। यानी इतना पेज, यानी कह दो कि अगर इतने बड़े बड़े पेज हैं तो आपको कम से कम 2 से 2.5 पेज आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। तो इन्होंने लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखे, देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन में का वाला, ठीक है ना, 6वें के का यहाँ पर कौन सा इन्होंने किया है, ये चीज़ देखने वाली बात है। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे ही आपको भी करना है। इन्होंने किया है प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का डाल दिया सबसे पहले, और का में 3 ऑप्शन है। तो का में आपने कौन सा किया, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इन्होंने किया तो पहला ऑप्शन डाल के रामचंद्र शुक्ल लिख दिया, और किस तरीके से जीवन परिचय लिखा है आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ऐसे एग्जाम में आप लोग लिखेंगे तो कोई भी आपका एक भी मार्क्स नहीं काट सकता, देख सकते हो इतना इन्होंने सबसे पहले पेज पर लिखा, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पलटता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट पेज पर इन्होंने इतना लिखा हुआ है, देख सकते हो इतना, यानी कि लगभग 2 पेज इन्होंने जीवन परिचय लिखा और रचनाएं भी यहाँ पर इन्होंने बताया इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही आपको इस प्रश्न का आंसर करना है। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर बताया गया है कि एक किसी कवि का जीवन परिचय दीजिए। तो ये 6वें का खा नंबर क्वेश्चन है। तो 6वें के खा नंबर का इन्होंने कैसे आंसर किया ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का खा, ठीक है। उसके बाद 6वें के खा में 3 भाग हैं, जैसे बिहारी लाल, तो यहाँ पर बिहारी लाल आपको ऐसे हाईलाइट करके लिखना है। उसके बाद जीवन परिचय और एक प्रमुख रचना पूछी गई है, तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, देख सकते हो। फ्लो चार्ट भी आप चाहें तो बगल में बना सकते हैं, एक छोटा सा बॉक्स जिसमें संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हैं। नहीं, बाकी इस तरीके से लिखिए, आपको पूरे अंक मिलेंगे, कोई आपका एक भी अंक नहीं काटेगा। और देखिए इन्होंने जीवन परिचय को इतना ज़्यादा लिखा, ठीक है ना, इतना ज़्यादा इन्होंने जीवन परिचय लिखा। और यहाँ पर रचनाओं में एक रचना पूछी गई थी, तो एक रचना इन्होंने बिहारी सतसई लिख दिया, यानी कि 1 पेज 1.5 पेज के आसपास इन्होंने इनका जीवन परिचय लिखा। उसके बाद देखो अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए 7वें प्रश्न में, ठीक है ना। तो इन्होंने कैसे किया है इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 7 डाल दिया और लिख दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस तरीके से इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया और पूरे अंक इनको मिल गए, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, यानी 8वें प्रश्न का उत्तर इन्होंने कैसे लिखा है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 8 हेडिंग डाल करके जो क्वेश्चन थे, यानी जैसे 8वें में 2 पूछे गए थे, यानी 4 में से 2 करने थे, तो इन्होंने सबसे पहले खा वाला किया कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो इन्होंने लिख दिया वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, ठीक है। उसके बाद घा वाला अलछेंद्रा कह आसीत, तो अलछेंद्रा यवन राजा आसीत। इस तरीके से इन्होंने इस प्रश्न का आंसर कर दिया। उसके बाद लास्ट देखो, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। और ध्यान देना, निबंध वाले में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि कितना निबंध लिखने पर हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आइए भाई इन टॉपर की कॉपी देख लेते हैं, कैसे इनको निबंध में पूरे 9 अंक मिले हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो देख सकते हो इन्होंने जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जैसे 5 टॉपिक आए हैं, तो इन्होंने गा वाला किया है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल के गा लिख के जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर क्लिक कर दिया, यानी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने 1 पेज तो इतना लिखा प्रस्तावना हेडिंग में। ध्यान देना, इतना आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर इन्होंने दूसरी हेडिंग डाला भारत में जनसंख्या वृद्धि, और इतना इन्होंने इस हेडिंग के अंतर्गत लिखा, यानी कि प्रत्येक हेडिंग में इन्होंने 1-1 पेज लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद देखो तीसरे पेज पर तीसरी हेडिंग डाला जनसंख्या वृद्धि से हानि, और इतना लिखा। फिर इसी पेज में चौथी हेडिंग जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, ठीक है ना। और मैं पलटता हूँ कॉपी, फिर आगे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो उपसंहार, यानी कि 4 पेज पूरा इनका निबंध लिखा हुआ है। और इतना अगर आप लिखेंगे ना तो 9 अंक मिलने से कोई भी आपका नहीं रोक सकता, ठीक है ना। क्योंकि इनकी कॉपी देख सकते हो कितनी बेहतरीन शब्दों में लिखी हुई है। तो भाई ये सब इसी तरीके की कॉपी में अच्छे अंक मिलते हैं और बच्चे टॉपर होते हैं, ठीक है ना। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।